वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। एंड आज मैं अपने लिए क्या आई हूँ द प्रोलॉग की समरी। द प्रोलॉग एक पोएम है जो कि फर्स्ट अमेरिकन फीमेल पोएट एन ब्रस्ट्रेट द्वारा लिखी गई थी एंड ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1650 में। सो ये पोएम 8 स्टैंजा की है और हर एक स्टैंजा में 6 लाइन्स हैं। सो ये जो पोएम है एन ब्रस्ट्रेट ने ये पोएम इसलिए लिखी ताकि वो पोर्ट्रे कर सकें, वो दिखा सकें कि कितनी ज़्यादा स्ट्रगल होती है एक वुमेन की, कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वुमेन को जो पुरातन सोसाइटी में रहती थी। जब एन ब्रस्ट्रेट ने ये पोएम लिखी तब पुराटन्स का ज़माना था, वहाँ पे पुराटन्स कल्चर चलता था। सो पुराटन्स एक ऐसे लोग होते हैं जो क्रिश्चियनिटी की एक सेक्ट होती है जो ये मानते हैं कि औरतों को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, अपना दिमाग से कुछ नहीं बोलना चाहिए और कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वुमेन की नहीं होनी चाहिए। वुमेन को सिर्फ इतना समझा जाता कि वो इसलिए होती है कि वो सिर्फ घर की देखभाल करें, बच्चों की देखभाल करें, हस्बैंड की देखभाल करें, खाना बनाएं, क्लीनिंग करें और चुपचाप रहें। और उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दिया जाता था, इसलिए जितना वो थोड़ा बाइबल पढ़ सकें। और लिखना तो बहुत दूर की बात थी औरतों के लिए। लिखना तो यूँ समझा जाता था कि वो सिर्फ मेन का हक है और औरतें क्या करेंगी लिख के, सिर्फ मेन का हक है। सो बहुत कम पढ़ी लिखी औरतें होती थी। अब राइटिंग तो बहुत दूर की बात है क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत दूर करने ही नहीं देते थे। और यहाँ तक कि पुराटन्स ये मानते थे कि औरतों का लिखना पढ़ना एकदम बहुत ईविल है, बहुत बुरा है और ये उनके कल्चर के ख़िलाफ़ है, क्योंकि स्ट्रांगली ये बाइबल में यकीन करते हैं। और हर बार इन्हें चर्च में जाके औरतों को ये बार बार जो मिनिस्टर्स ऑफ चर्च थे वो इन्हें बताते रहते थे, उन्हें रिमाइंड करते रहते थे कि जो वुमेन होती इन्फीरियर होती, हमेशा वुमेन छोटी होती है मेन से। अब जो एन ब्रस्ट्रेट थी वो खुद एक पुराटन सोसाइटी से थी, एक पुराटन थी। एन ब्रस्ट्रेट के बारे में देख लेते हैं। एन ब्रस्ट्रेट बॉर्न हुई थी एक वेल्दी फैमिली में, वेल्दी पुराटन फैमिली में, जो ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1612 में इंग्लैंड में। इनकी फैमिली एजुकेशन पे बहुत ध्यान देती थी क्योंकि बहुत अच्छे पढ़े लिखे वेल्दी फैमिली से थे, तो इनको बहुत पढ़ाया लिखा गया, वेल रेड थी, बहुत एजुकेटेड थी। हर एरियाज़ में इनको ट्यूशन्स दी गई थी, हिस्ट्री, लैंग्वेज, लिटरेचर, सब चीज़ें इन्हें पता थी। इनके जो पिता थे, इनकी शादी बहुत अर्ली हो गई थी, 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। और इनके जो हस्बैंड थे सिमन ब्रस्ट्रेट, वो और इनके हस्बैंड सब इंग्लैंड में तो थे, फिर मूव करके वो अमेरिका में मैसाचुसेट्स में रहने लग गए थे। और फिर वहाँ पे इनके हस्बैंड गवर्नर बन गए और इनके जो पापा थे, फादर एन ब्रस्ट्रेट के, वो भी गवर्नर भी बन गए थे। तो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। ये पोएम लिखना चाहती थी, पर मैंने आपको बताया पुरिटन सोसाइटी औरतों के कैसे देखते थे। अगर किसी औरत ने लिख भी दिया तो उसको इतना क्रिटिसाइज़ करा जाता था कि कुछ पूछने की बात नहीं। मेल क्रिटिक्स बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे। जो एन ब्रस्ट्रेट थी वो पहले जो पोइट्स थी वो अपनी छपवाती नहीं थी, डर के मारे कि क्या बोलेंगे कि एक औरत लिख रही है। इन्होंने जब ये अमेरिका आई तो अमेरिका में इन्होंने लिखना शुरू किया, ठीक है, लिखना शुरू करा। बट इनकी जो पोइम्स थी वो छपी नहीं थी, इंग्लिश में ही लिखती थी अमेरिका में। लेकिन जो इनके ब्रदर इन लॉ थे वो आए और इनकी जो कुछ पोएम्स थी, सारी पोएम्स उन्होंने छाप ली, कॉपी करके उन्होंने इंग्लैंड में जाके छपवा दी, ठीक है। और सब के सब जो कलेक्शन था उसका नाम रखा द 10th म्यूज़ और उसके नाम से ये छापी गई। अब एन ब्रस्ट्रेट अपनी जो पोएम्स है वो नहीं चाहती थी कि वो छपे, क्योंकि एन ब्रस्ट्रेट की जो एक और फ्रेंड थी एन हुडसन, वो बहुत ज़्यादा तेज़ औरत थी, बहुत रिलीजन के टॉपिक्स पे बोलती थी। इवेंचुअली उसको ना बैनिश कर दिया गया था, उसे बोल दिया गया था कि ये बड़ी ख़राब सी औरत है और उसको एक एक जगह थी वहाँ पे बैनिश करके रख दिया गया था। हम देख सकते हैं कि एनी ब्रस्ट्रेट इसलिए ही बहुत क्विक नहीं थी अपने काम को पब्लिश करने में, क्योंकि एज अ वुमेन उनको बहुत सीरियस नहीं लिया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि तुम अपने रिलीजन, अपने पुरातन रिलीजन पे अड़ी रहो और सोसाइटी पे अड़ी रहो, इसीलिए। अब जो पुराटन्स का मैंने आपको पूरा समझाया, तो इसीलिए वो चाहती थी कि लोग समझें कि वुमेन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो कुछ राइटिंग अगर वो करना चाह रही है तो उसको भी थोड़ी सी वैल्यू दें और उसको इज़्ज़त दें। वो नहीं चाहती कि उसे बहुत एक अलग ही, क्योंकि उस ज़माने में मेन नहीं देखना चाहते थे वुमेन को अपने बराबर, ठीक है, बिल्कुल भी। आप कह सकते हैं कि फेमिनिज़म थी, पहली फेमिनिस्ट थी। वो चाहती थी कि औरतों को एटलीस्ट अगर आप बराबर नहीं समझ रहे तो आप थोड़ा एक्नॉलेज कर सकते हैं उनकी मेहनत को। हम ये पोएम शुरू करते हैं।
सो ये पोएम्स 8 स्टैंजा की है और 6 लाइन्स है पर स्टैंजा में, और ये पोएम लिखी गई थी एम्बिक पेंटामीटर में, एंड इसकी राइमिंग स्कीम है ABABCC। सो ये पोएम का टाइटल, सो जो पोएम है इसमें जो टाइटल है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी और भी पोएम्स लिखी, लव पोएम्स भी लिखी हैं और मेडिटेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन प्रोलोग मतलब होता है जैसे इंट्रोडक्शन, एक जैसे आरंभ, शुरुआत, ठीक है। तो प्रोलोग इन्होंने इसलिए लिखी ताकि एक इंट्रोडक्शन था स्पेसिफिकली किसके लिए, द 4 मोनार्कीज़ के लिए, ठीक है, और इसके लिए इंट्रोडक्शन उन्होंने लिखा था द प्रोलोग। और भी हिस्टोरिकल सर्वेस के जो इंट्रोडक्शन के लिए लिखा था, और हिस्टोरिकल सर्वेज जिसका ओपनिंग सेक्शन था द 10th म्यूज़, उसके भी इंट्रोडक्शन के लिए इन्होंने प्रोलोग लिखा था। सो थीम्स है इसकी वही कि वुमेन को एम्पावरमेंट। सो जो हमारी तो पोएम शुरू करते हैं, एंड मैं आपको पोएम की समरी स्टैंजा वाइज बताऊंगी। सो स्टैंजा 1, to sing of wars, of captains and of kings, of cities founded, commonwealth begun, for my mean pen are two superior things, or how they all or each their dates have run. Let poets and historians set these forth, my obscure line shall not dim their worth. So इस स्टैंजा में जो पोएट हैं एंड रस्ट्रीटी वो ये कह रही है, मैं नहीं चाहती कि मैं बताऊं, मैं नहीं चाहती कि मैं लिखूं वॉर्स के बारे में, कैप्टन्स के बारे में, किंग्स के बारे में, सिटीज़ के बारे में, या कॉमनवेल्थ के बारे में कि जिन जिन सिटीज़ में कॉमनवेल्थ हो रहा है, क्योंकि जो मेरा पेन है वो इस सब चीज़ों के लिए बहुत सुपीरियर है। ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर है, मेरे से कुछ ज़्यादा ही बड़ी हैं, और मैं चाहती हूँ कि, और वैसे भी ये सब हिस्ट्री में हो चुका है ना, हाउ दे ऑल और ईच देयर डेट्स हैव रन, क्योंकि ये सब कुछ हिस्ट्री में हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये जो पोएट्स हैं और जो हिस्टोरियंस हैं, मैं इन्हीं पे छोड़ देती हूँ, यही सब लिखेंगे इनके बारे में। मेरी जो लाइन्स है, मेरी जो ऑब्सक्योर लाइन है, जो मेरी टूटी फूटी पोएम है या जो भी कविता है, मैं उसके बारे में लिखूंगी, क्योंकि वो इनकी वर्थ को डिम नहीं करेंगे, और ये इतनी बेहतरीन और इतने हैवी जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं इनके लिए छोड़ देती हूँ। और वो अपने आप को पोएट नहीं कहती, लेट पोएट एंड हिस्टोरियंस, वो मैन को कह रही हैं, पोएट्स और हिस्टोरियन, कि आप लिखिए क्योंकि आप बेहतर लिख सकते हैं। मैं अगर लिखूंगी तो मैं बर्बाद करके रख दूंगी, और हिस्ट्री बर्बाद हो जाएगी तो सब मुझे ब्लेम करेंगे, क्योंकि डेट से मतलब है हिस्ट्री, कि हिस्ट्री जो बर्बाद हो जाएगी तो फिर मेरे को सब ब्लेम करेंगे। और वैसे भी एक औरत इतने हैवी सब्जेक्ट्स नहीं लिख सकती, और मेरा पेन शायद ये लिख नहीं पाएगा, ये सब सुपीरियर चीज़ है मेरे पेन के लिए। सेकंड स्टैंजा, but when my wondering eyes and envious heart great burst sugared lines do but read o'er, fool I to crutch the muses did not part twixt him and me that overflunt store. Abertas can do what Abertas will, but simply I according to my skill. So इस स्टैंजा में एन रस्ट्रीटी कन्फेस करती है कि जब वो पोइम्स पढ़ती हैं अपनी फेवरेट पोएट की, तो उन्हें बहुत आश्चर्य भी होता है और बहुत जलन भी होती है। सो किस पोएट की बात करें, वो बात कर रही हैं ग्रेट बर्टास की, यानी बर्टास की, जो एक फ्रेंच पोएट थे, और वो पुराटिन्स के बहुत फेवरेट थे, क्योंकि वो क्रिश्चियन हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, और वो एक ऐसे पोएट थे जो बड़ी बड़े टॉपिक, हिस्ट्री, माइथोलॉजी पे लिखा करते थे। सो वो पुराटिन्स के बहुत फेवरेट थे, और उनकी पोइट्री ऐसे लगती थी जैसे कि वो रस घोल रही हो, क्योंकि बहुत ही शुगर्ड लाइन से वो यहाँ पे बताना चाहती हैं। सो वो ये कहती हैं कि बेसिकली वो चाहती हैं कि उनको भी इतनी खूबसूरत पोइट्री आती हो, और वो चाहती हैं, वो विश करती हैं कि जो म्यूज़ेस हैं वो उनको इस पोइट्री की शक्ति प्रदान करें, ये पोइट्री, इतनी खूबसूरत पोइट्री लिखने का टैलेंट प्रदान करें। सो जो म्यूज़ेस थी वो 9 खूबसूरत ब्यूटीफुल गॉडेसेस थी, ठीक है। ग्रीक माइथोलॉजी में म्यूज़ेस 9 ब्यूटीफुल वुमेन्स रहती हैं, जो हर एक वुमेन क्रिएटेड, उन्हें इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि वो इंस्पिरेशन दे सके, नॉलेज दे सके, आर्ट दे सके, म्यूज़िक दे सके एंशियंट वर्ल्ड को। सो ये जो माइथोलॉजिकल वुमेन है, ये इंस्पायर करती हैं द क्रिएशन ऑफ आर्ट, ये आर्ट को क्रिएट करती है और इंस्पायर करती हैं औरों को भी कि वो आर्ट को बनाएं, क्रिएट करें। सो उनमें से जैसे 9 म्यूज़ेस है, तो हर एक पर्टिकुलर जो म्यूज़ है वो एक
पोइट्री को जैसे डिफ़ाइन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कैलोपी एक म्यूज़ है, वो है म्यूज़ ऑफ पोइट्री। ये पोइट्री बहुत खूबसूरत पोइट्री बोलती थी और इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। सेकंड थी क्लियो, ये थी द म्यूज़ ऑफ हिस्ट्री, ये हिस्ट्री की म्यूज़ थी। थर्ड थी इरेटो, द म्यूज़ ऑफ लिरिक पोइट्री। ऐसे करके पूरी 9 म्यूज़ हैं जो खूबसूरत होती थी और इंस्पिरेशन देती थी नॉलेज, आर्ट, म्यूज़िक, एंशियंट वर्ल्ड को। क्योंकि तो ये जो है एनरिस्टेड उन म्यूज़ेस से कैरी होती है कि काश ये म्यूज़ेस मुझे भी इतना सारा टैलेंट देती जितना बर्टास को मिला है। पर फिर वो सोचती हैं कि बर्टास पे जितनी भी स्किल है वो उतनी स्किल के अनुसार लिखता है और मेरे पास जो स्किल है मैं उससे लिखती हूँ, तो मैं खुश हूँ और मैं बिल्कुल भी जलन महसूस नहीं करूँगी और जो मुझे मिला है मैं उसमें खुश रहूँगी। स्टैंजा। फ्रॉम स्कूल बॉय टंग no rhetoric we expect, nor yet a sweet consort from broken strings, nor perfect beauty wears a mean defect. My foolish, broken, blemished muse so sing, and this to men, alas, no art is able, cause nature made it so irreparable. So इस वाले स्टैंजा में जो पोएट हैं वो ये कहती हैं कि जैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक छोटे स्कूल बॉय की ज़बान से, उसके मुंह से एक बेहतरीन कविता जैसे शब्द और एकदम लिरिकल शब्द हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वैसे ही एक टूटे हुए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से मधुर, मीठी और प्यारी म्यूज़िक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ पे डिफ़ेक्ट होता है वहाँ पे ब्यूटी परफेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, जहाँ किसी भी चीज़ में डिफ़ेक्ट है वो कभी परफेक्ट ब्यूटी का एग्जाम्पल नहीं बन सकता। वैसे ही मेरी जो टूटी फूटी, बेकार सी, ब्लेमिश्ड जो म्यूज़ है, जो मेरी पोएम है, जो मैं गाती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, वो उसको मैं ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी ऐसी आर्ट बनी नहीं आज तक जो मेरी इस टूटी फूटी पोएम को या म्यूज़िक को या जो मैं कविताएं बोलती हूँ उसको ठीक कर सके। क्योंकि नेचर ने इसको इर्रिपेरेबल बनाया है, क्योंकि नेचर ने इसको इर्रिपेरेबल, क्योंकि मेरा नेचर ही, मेरी पोइट्री ही ऐसी टूटी फूटी है कि कोई भी आर्ट उसको ठीक नहीं कर सकती। स्टैंजा 4। Nor can I, like the fluent sweet-tongued Greek, who lisped at first, in future time speak plain, but art he gladly found what he did seek, a full requital of his striving pain. Art can do much, but this maxim's most sure, a weak or wounded brain admits no cure. So अब बात हो रही है sweet-tongued Greek की। sweet-tongued Greek कौन है? स्वीट टंग ग्रीक में यहाँ पे बात हो रही है डेमोस्थिस की। तो डेमोस्थिस एक फेमस ग्रीक ओरेटर थे, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस ओरेटर, जो बहुत ही खूबसूरत बोलते थे। जब बोलते थे ऐसा लगता था कि वो उनके मुंह से एकदम फूलों की बरसात हो रही है। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था। जब वो छोटे थे तो उन्हें बोलने में बहुत दिक्कत होती थी और वो हकला के बोलते थे या उन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से उसको ठीक किया और उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, बोलना सीखा और उस चीज़ को इम्प्रूव किया। सो वो ये कह रही हैं कि डेमोस्थिस जैसे थे, उन्होंने अपनी स्पीच को ठीक किया एज अ बॉय, प्रैक्टिस से, हार्ड वर्क से। ठीक है, और वो बेहतर बोल पाए। ठीक है, जैसे अ फुल रिक्विटल ऑफ हिज स्ट्राइविंग ब्रेन। रिक्विटल होता है कंपनसेशन, क्योंकि डेमोस्थिस ने उस चीज़ को बहुत प्रयास, रिक्विटल मतलब कंपनसेशन, फाउंड व्हाट इट इज़, अ फुल रिक्विटल ऑफ हिज स्ट्राइविंग पेन, प्रयास से उनको कंपनसेशन मतलब कंपनसेशन, उसको मेहनत करनी पड़ी, तो प्रयास करने पड़े, दुख तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, तब जाके उनको ये बेहतरीन गिफ्ट मिला है, इतना ओहदा मिला है कि वो इतने अच्छे ओरेटर हैं। सो वो ये कहती है कि मुझे तो नहीं लगता, उनके केस में उन्होंने क्या किया, आर्ट ओवरकम, जो उनकी आर्ट थी, उनके अंदर जो कला थी वो बेहतर हो गई और उनका नेचर दब गया। जो नेचर उनका हकलाने का था वो दब गया और उनकी आर्ट बेहतर हो गई, क्योंकि वो उनके अंदर की कला थी। लेकिन वो कहती हैं कि शायद मेरे केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे केस में ऐसा हो नहीं सकता पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिम्स कहते हैं उसको, प्रोवर्ब को, कहावत को कहते हैं मैक्सिम। ठीक है, कि वो कहते हैं कि डेमोस्थिस ने बहुत जीत हासिल कर ली, लेकिन ब्रेस्टरेट कहती है मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास ये पावर नहीं है और वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती है, वो अपनी प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकती, क्योंकि वो ये मानती हैं कि उनका वीक और वुंडेड ब्रेन है, और वीक, कमज़ोर और घायल ब्रेन कभी क्योर नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब ठीक नहीं हो सकता। तो वो मानती है कि उनका जो ब्रेन है या उनके जो
दिमाग है वो एक वीक और वॉन्टेड है और जो ठीक नहीं हो सकता। सो वीक और वॉन्टेड यहाँ पे ऑलिटरेशन है और इस चीज़ को वो डिनाई नहीं कर सकती कि वो एक कमज़ोर दिमाग की है और वो ठीक नहीं हो सकती। अब हमारे पास आता है स्टैंजा 5। I'm obnoxious to each carping tongue who says my hand a needle better fits. A poet's pen all scorn I should thus wrong. For such despite they cast on female wits. For if what I do prove well, it won't advance. They'll say it's stolen or else it was by chance. So वो obnoxious मतलब होता है कि जो चपेट में, उनको क्लियरली ऑब्नॉशियस मतलब कि वो एक अटैक में है। किसके अटैक में? जो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। कार्पिंग टर्म मतलब कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, उसको बार बार क्रिटिसाइज़ करते हैं। कौन? जो पोएट्स होते हैं उसके आसपास के मेंस, जो मेन पोएट हैं और लोग हैं जो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और वो ये कहती है कि वो उनके जैसे उनकी चपेट में है, वो बहुत उनके अटैक में है। क्योंकि ऑब्नॉशियस मतलब होता है चपेट में, अटैक में होना, एक्सपोज होना, वल्नरेबल, जो एकदम टूटने हो, जो खतरे में हो। ठीक है। सो वो कहती है कि हमेशा ये लोग कहते हैं कि एक औरत के हाथ में निडल बेहतर होती है ना कि पेन। ठीक है, ना कि पेन। और ये अगर मैंने कभी बेहतर तरीके से मैंने लिख भी दिया, अगर फीमेल का वेट साबित हो भी गया कि ये बहुत अच्छा लिख भी दिया इन्होंने कभी, तो वो कहेंगे कि या तो ये तो स्टोलन, या तो इन्होंने चुराया है, या फिर ये बाय चांस इतना खूबसूरत इन्होंने ये पोइट्री लिख दी है। बट वो कभी मानेंगे नहीं, ना उसको एक्नॉलेज करेंगे कि ये औरत ऐसा भी लिख सकती है। बट श्योर द एंटीक ग्रीक वर फार मोर माइल्ड, else of our sex why paint those 9, and poesy made Calliope's own child. So amongst the rest they placed the arts divine, but this week not they will fool soon untie. The Greeks did not but play the fools and lie. सो वो ये कह रही हैं इसमें कि जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स जो अब वो 9 म्यूज़, मैंने जो आपको पहले बताया जो 9 म्यूज़ है, ठीक है, जो पुराने जो एंटी ग्रीक्स है, जो पुराने के जो ग्रीक माइथोलॉजी में वुमेन्स को कितनी ज़्यादा इज्जत दी जाती थी। जैसे 9 जो मैंने म्यूज़ बताई, 9 म्यूज़ को इतनी ज़्यादा इज्जत दी जाती थी। तो पोएसी मतलब ओल्ड फॉर्म है पोइट्री का, मतलब पोइट्री को ओल्ड पोएसी भी बोल सकते हैं। सो कैलोपी उन 9 म्यूज़स में से एक थी। ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी में जो कैलिपी थी वो एक औरत थी और वो बहुत ही खूबसूरत पोइट्री की वो थी लाइक म्यूज़ ऑफ पोइट्री। ठीक है, कैलोपी म्यूज़ थी जो बहुत ही खूबसूरत बोलती थी, उसकी एलोकेंस बहुत खूबसूरत थी और बहुत प्यारी पोइट्री वो बोलती थी और उसको बहुत ही खूबसूरत आवाज़ का दर्जा मिला था, इसलिए उसे बोलते हैं द म्यूज़ ऑफ एपिक पोइट्री। सो कैलोपी 9 म्यूज़ में से एक थी। सो वो कहते हैं कि ग्रीक माइथोलॉजी में वुमेन म्यूज़स कैलोपी को कितना ऊंचा स्थान हासिल था, लेकिन आजकल के जो ये ग्रीक्स जो नॉर्मल मैन हैं, ग्रीक मैन, वो नहीं समझते इस बात को और क्या करते हैं, बेवकूफ़ मतलब औरतों को वो दर्जा नहीं देते और उसकी बेइज्जती करते हैं और उसको वीक समझते हैं। ठीक है, और ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है, वो जो राइटर है बोलती है कि जैसे बिल्कुल बेवकूफ़ हैं और झूठ भी बोलते हैं और लाई भी बोलते हैं, समझते नहीं। क्योंकि जो पहले के ग्रीक जो इतनी औरत को इतनी इज्जत देते थे, उसे गॉडेसेस का दर्जा मिलता है, क्योंकि एंशियंट ग्रीक में गॉडेसेस, फीमेल गॉडेसेस की इतनी पावर होती थी और म्यूजेस भी थी, वो भी वुमेन्स थी, कैलोपी भी वुमेन थी, तो इतना दर्जा मिलता था एंशियंट ग्रीक में, ग्रीक्स देते थे। लेकिन जो आजकल के ग्रीक हैं वो औरत को इतनी इज्जत नहीं देते और उसका दर्जा बिल्कुल गिरा दिया है। तो वो अपने उसके राइटर पोएट के मतलब मानने, पोएट जो ये सोचती है कि जो ग्रीक्स होते हैं वो बहुत गिरे हुए होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं और फूल होते हैं और झूठ बोलते हैं। अब जो है वो कहती है, लेट ग्रीक्स बी ग्रीक्स एंड वुमेन व्हाट दे आर, मैन हैव प्रेसिडेंसी एंड स्टिल एक्सेल, इट इज़ बट वेन अनजस्टली टू वेज वॉर, मैन कैन डू बेस्ट एंड वुमेन नो इट वेल, प्रेमिनेंस इन ऑल एंड ईच इज़ योर्स, येट ग्रैंड सम एक्नॉलेज ऑफ आर्स। सो वो कहती है कि ग्रीक को ग्रीक रहने दो और ठीक है, ग्रीक जो ग्रीक करते थे उन्हें ग्रीक को रहने दो, बट मैंस हैव प्रेसिडेंसी इन स्टिल एक्सेल। अब वो यहाँ पे ये मानने को तैयार है कि हाँ मैन अच्छा करते हैं, मैन अच्छे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो एक इस मतलब सोसाइटी जो पुराटन है, पुराटन में यूँ बोला जाता है कि आदमियों को इज्जत दो, उनको हाई लेवल पे रखो, अपने से बेहतर रखो। तो वहाँ पे ये पुराटन अपने रिलीजन को दिखा रही है कि हाँ वो और आदमियों को इज्जत दे रही है और उनको अपने से बेहतर समझ रही है कि कह के कि हाँ मैन बेहतर होते हैं और एक्सेल करते हैं। ठीक है, बट वो कहती है कि लड़ाई करना बेकार है।
मेन बेस्ट करते हैं और वुमेन्स को भी पता है और वुमेन्स इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करती है, ठीक है। लेकिन वो कहती है कि हमें भी थोड़ी सी एक्नॉलेज दे दो। अगर कुछ वुमेन कुछ लिख भी लेती है, ठीक है, वॉर करना बेकार है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वो कहती है अगर वुमेन्स बेहतर कुछ थोड़ा बहुत कर लेती है, तो वो कहती है कि अगर वो कुछ वुमेन कर भी लेती है छोटा सा, तो उसको एक्नॉलेजमेंट दे दो, हमें इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम तुमसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि तुम एक्नॉलेज करो, ठीक है, और अच्छे से बिहेव करो, हमारे लिए काफ़ी, इतना ही काफ़ी। क्योंकि एक्नॉलेज करोगे तो वुमेन और बेहतर काम कर सकती है और उनको थोड़ी सी अप्रिशिएशन दे दो, हमारे लिए इतना काफ़ी है। स्टैंजा शुरू करते हैं। एंड ओ ये हाई फ्लोन क्विल्स दैट सोर द स्काईज एंड एवर विथ योर प्रे स्टिल कैच यू प्रेज। If ere you deign these lowly lines your eyes, give time or parsley wrath, I ask no base. This mean and unrefined ore of mine will make you glittering gold but more to shine. अब इस आखिरी जो स्टैंजा में पोएट ये कहती हैं, वो जो पोइट्स हैं, मेल पोइट्स को कंपेयर करती हैं हाई फ्लोन क्विल्स कहती है उनको, ठीक है, बुलाती है, वो कॉल करती है हाई, जो मेल पोइट्स को वो कहती है हाई फ्लोन क्विल्स, जो आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं। सोर मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना, आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं, मतलब काफ़ी कामयाब होते हैं। जब उनकी पोइट्री छपती है, लोग तारीफ़ें करते हैं, पढ़ते हैं और उनको सराहना देते हैं, उनको प्रेज़ करते हैं, ठीक है, और उनकी इज्जत करते हैं। If ere you deign these lowly lines your eyes, give time or parsley wrath, I ask no base. So वो ये कहती हैं, डीन मतलब होता है, वर्ड का मतलब होता है स्वीकार करना किसी चीज़ को। सो वे कहती हैं, एक लास्ट मॉडेस्ट रिक्वेस्ट करती हैं लोगों से। वो कहती हैं अगर कुछ लोग जब उनको कविताओं को पढ़ें, एंड स्ट्रीट्स की पोएम को पढ़ें और उनकी पोएम से खुश हो जाए और उनको कुछ रिवॉर्ड देना चाहें, कुछ इनाम देना चाहें, सो वो ये कहती हैं कि मुझे बेज मत देना। बेज मतलब यहाँ पे होता है क्राउन ऑफ लॉरियल। एक क्राउन होता है लॉरियल का, जो कि उनको दिया जाता है जो पोइट्री के विनर्स होते हैं, जो पोइट्री बहुत उम्दा पोइट्री लिखते हैं या वॉर में जो गए रहते हैं उनको मिलता है, जो वॉर में जीते होते हैं या वॉर में शहीद हुए होते हैं, या ओलंपिक्स जो एंशियंट ओलंपिक्स था उसमें जो कॉम्पिटिटर्स जो जीतते हैं उनको ये मिलता है लॉरियल का क्राउन। क्योंकि जो लॉरियल ऑफ क्राउन है वो प्रतीक है ग्रेटनेस का, हीरोइज़म का, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है ग्रेटनेस को। सो वो कहती हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, क्राउन ऑफ लॉरियल यानी बेज मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बेहतर आप थाइम या पार्सले का वो रॉथ दे दें, ठीक है। क्योंकि ये जो थाइम और पार्सले है ये कुकिंग हर्ब्स हैं, ठीक है, घर में पकाए जाते हैं, ये कुकिंग हर्ब्स हैं। क्योंकि ये जो सिंबलाइज़ करते हैं, थाइम या पार्सले व्रत घर को सिंबलाइज़ करते हैं और वुमेन के वर्क को सिंबलाइज़ करते हैं। तो मुझे ये मुझे इससे रिप्रेजेंट किया जाए थाइम या पार्सले से, तो मेरे लिए बेहतर होगा, ना कि मुझे उससे रिप्रेजेंट करा जाए क्राउन ऑफ लॉरियल के, जो बहुत ग्रेटनेस का प्रतीक है। फिर आखिर में वो कहती हैं दिस मीन एंड अनरिफाइंड ओर ऑफ माइंड। अपनी पोइट्री को वो अनरिफाइंड ओर कहती हैं, अपनी पोइट्री को अनरिफाइंड ओर कहती हैं और कहती हैं अगर ये पोइट्री तुम, मेरी जो ये टूटी फूटी पोइट्री है, जो अनरिफाइंड पोइट्री है, अनरिफाइंड ओर है जो मेरी ये पोइट्री को कहती है, अगर तुम अपनी पोइट्री अपने काम, अपनी आर्ट के बगल में रख दो, अगर मैं अपने आर्ट के बगल में मेरी पोइट्री रखें, तो उनकी जो काम है, उनका जो आर्ट है वो ऐसे चमकेगा जैसे ग्लिसनिंग गोल्ड है। जैसे गोल्ड, ग्लिसरिंग मतलब होता है प्योर गोल्ड, जैसे प्योर गोल्ड चमकता है ना एकदम, वैसे ही तुम्हारा काम चमकेगा। और इससे कहने का मतलब उनका यही है कि वो चाहती हैं कि तुम हमेशा हमें क्रिटिसाइज़ मत करो और हमारे काम को भी, तुम्हारा काम बहुत बेहतर है, उम्दा है, हम जानते हैं, लेकिन हमारे काम को जब तुम अपने बगल में रखोगे, थोड़ी सराहना दोगे, तो तुम्हारा काम ही बेहतर चमकेगा और सराहना होगी तुम्हारे काम की भी, और थोड़ी सी हमारी भी सराहना हो जाएगी। सो वो यही कहना चाहती है, एक मैसेज देना चाहती है मेल्स को कि अगर वुमेन कुछ करती है या वो काम करती है कुछ भी चीज़ में, तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, ना कि क्रिटिसाइज़ किया जाए। आई होप आपको ये पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, अगर आपको कहीं कमी लगी तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, एंड शेयर करिए मेरी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।